तो आज फाइनली मैं एमसीयू की मेन टाइमलाइन यानी कि अर्थ 616 की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट मैं सब कुछ एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता हूँ, तो इसी वजह से ये वीडियो पार्ट्स में आएंगी, जहाँ पर आज मैं इटर्नल्स के बनने से लेकर एवेंजर्स की टीम के फॉर्मेशन तक बात करूंगा। बट आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूँ पूरी टाइमलाइन को एक्सप्लेन करना। तो ये बात है उस टाइम की जब इस यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था सिवाय सेलेस्टियल्स नाम के कुछ पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के। और उन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का नाम था टाइम, रियलिटी, स्पेस, माइंड पावर एंड सोल स्टोन। और अगर इन सभी के सभी स्टोन्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है स्पेस स्टोन। ये ऐसा स्टोन है जिसकी वजह से हम लोग यूनिवर्स के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं इंस्टेंटली। रियलिटी स्टोन इल्यूजन क्रिएट करने में काम आता है। माइंड स्टोन किसी के भी माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकता है। टाइम स्टोन टाइम को रोक सकता है एंड इवन यहाँ तक कि टाइम को रिवर्स भी कर सकता है। एंड इतना ही नहीं बल्कि किसी भी चीज या फिर किसी भी इंसान की एज को कंट्रोल भी कर सकता है। पावर स्टोन अपने अंदर पूरे के पूरे यूनिवर्स की पावर को होल्ड करके रखता है, और अगर इसका यूज करा जाए तो एक बार में पूरा प्लेनेट भी हम लोग खत्म कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोल स्टोन सबकी सोल से कनेक्टेड है। बट इसकी खास बात यह है कि सभी स्टोन की तरह ये इजिली पाया नहीं जा सकता है, बल्कि अगर किसी को ये चाहिए तो उसे अपने फेवरेट पर्सन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो 5000 BC के अराउंड डेविएंट्स नाम के कुछ क्रिएचर्स ने अर्थ के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था, और उनको हराने के लिए गॉड लाइक सेलेस्टियल जिसका नाम आरिशेम था, उसने इटर्नल्स को बनाया और उनको अर्थ पर भेज दिया, जहाँ पर वो लोग भेस बदल के इंसानों की तरह इंसानों के बीच में रहने लगे और सभी ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने लगे। देन फिर उसके बाद 965 AD के अराउंड भगवानों को इंसानों ने पूजना चालू कर दिया, और उन सभी भगवानों में एसगार्डियंस भी आते हैं। एसगार्ड एक ऐसा किंगडम है जो कि अर्थ के ऊपर बना हुआ है, जहाँ का किंग उस टाइम पर ओडिन होता है। एंड उस टाइम पर वो अपने एनिमी यानी कि फ्रॉस्ट जायंट्स से लड़ता है और अपने राज को बचाता है। लेकिन वो उन सभी फ्रॉस्ट जायंट्स को मारने के बाद उनमें से एक फ्रॉस्ट जायंट का बच्चा अपने साथ ले जाता है, जिसका नाम था लोकी, जहाँ पर थॉर आगे चलकर बनता है गॉड ऑफ थंडर एंड लोकी आगे चलकर बनता है गॉड ऑफ मिस्चीव्स। देन फिर उसके बाद हम लोगों को 1943 से 1945 के बीच की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पर नाजीज अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और बनाते हैं हाइड्रा को। एंड इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है रेड स्कल, और वो नॉर्वे के अंदर पहली बार टेस्टेक्ट की खोज करता है, जिसके अंदर स्पेस स्टोन मौजूद होता है। बट वहीं पर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक वीक सोल्जर होता है जिसका नाम था स्टीव रॉजर्स। एंड उसी बीच वो मिलता है हॉवर्ड स्टार्क यानी कि टोनी स्टार्क के फादर से, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट होता है। एंड इसी के साथ साथ वो एजेंट कार्टर से भी मिलता है, और इतना ही नहीं बल्कि वो अपना एक दोस्त भी बनाता है जिसका नाम था बकी बार्न्स। मगर स्टीव की प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा वीक था। बट यूएस गवर्नमेंट उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे एक चांस देती है, और वो लोग उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पर वो बनता है सबसे पहला सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका, जहाँ पर वो रेड स्कल से लड़ता है। लेकिन उस लड़ाई में वो बकी को खो देता है, और वो रेड स्कल को हराने के लिए उसके प्लेन में घुस आता है, लेकिन एकदम से रेड स्कल गायब हो जाता है। लेकिन स्टीव को प्लेन चलाना नहीं आता था, और इसी वजह से उसका प्लेन एंटार्क्टिका के अंदर क्रैश हो जाता है। जिसके बाद हम लोगों को टाइमलाइन दिखाई जाती है 1946 से लेकर 1990 के बीच की, जहाँ पर हॉवर्ड स्टार्क टेस्टेक्ट को फिर से रिकवर कर देता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो एजेंट कार्टर होती है वो शील्ड की फाउंडिंग मेंबर बनती है। जिसके बाद 5 साल का टाइम जंप लेकर हम लोगों को दिखाया जाता है कैरोल डैनवर्स को, जो कि एक एयरफोर्स पायलट होती है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और उसको मिलती है उसकी पावर्स। बट इन सब के बीच क्री नाम के एलियंस आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने प्लेनेट पर ले जाकर उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। और उनकी खास बात ये थी कि वो किसी भी इंसान का शेप ले सकते थे। लेकिन बहुत साल बाद जब कैप्टन मार्वल फिर से अर्थ पर आती है, तब उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उसे ये भी पता चलता है क्री के जैसे एक और एलियन स्पीशी है जिसका नाम स्क्रल्स है, जहाँ पर वो निक फ्यूरी से एक टीम बनाने को कहती है जो कि क्री को हरा सके। एंड स्क्रल्स उसके साथ होते हैं। जिसके बाद हमें 2010 में हॉवर्ड स्टार्क के बेटे टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का वारिस होने के साथ साथ जीनियस बिलियनियर भी होता है। तो जब टोनी स्टार्क आउट ऑफ कंट्री गया होता है वेपन्स की डीलिंग करने के लिए, तब उसके ऊपर टेररिस्ट हमला कर देते हैं, जहाँ पर वो उसे किडनैप करके अपने बेस के अंदर छुपा देते हैं। लेकिन वो उस गुफा के अंदर छुपकर अपना एक हाईटेक सूट बनाता है और जैसे तैसे करके अपने घर वापस आता है और बनता है आयरन मैन। जिसके बाद वो अपनी खुद की कंपनी के करप्शन को एक्सपोज करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद उसका दोस्त कर रहा होता है। एंड इतना ही नहीं बल्कि एंडिंग में वो सबको बताया जाता है कि वही आयरन मैन है। जिसके बाद अगले साल हमें एक साइंटिस्ट ब्रूस बैनर को दिखाया जाता है, जो कि गामा रेडिएशन का यूज करता है सुपर सोल्जर सीरम बनाने में। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट उसे हल्क बना देता है। लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी मिलिट्री फोर्स लग जाती है, जहाँ पर वो अपना इलाज ढूंढना चाहता था। बट उसको इससे पीछे छुड़ाने का कोई भी इलाज नहीं मिलता है, तो वो शांति से कोलकाता आकर रहने लग जाता है। वहीं पर उसी साल 2011 में हमें ये दिखाया जाता है कि जो टोनी स्टार्क होता है उसका आर्क रिएक्टर उसके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी
बीमारी बन जाता है जो कि उसको अंदर ही अंदर मार रहा होता है। और इसी वजह से निक फ्यूरी जो होता है वो नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो को टोनी स्टार्क के पास भेजता है ताकि नताशा उसको एवेंजर्स की टीम के फॉर्मेशन के लिए मना ले। पर वहीं पर दूसरी तरफ टोनी स्टार्क का एक एनिमी भी था जिसका नाम इवान एंटोनोविच वैंको होता है और वो चाहता था कि वो किसी तरीके से टोनी स्टार्क से बदला ले ले, क्योंकि उसका मानना ये था कि टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क की वजह से उसके फादर की जान गई है। पर एंड में आकर टोनी स्टार्क और उसका फ्रेंड रोडी वैंको को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद टोनी स्टार्क अपना सूट अपग्रेड कर लेता है और इसी वजह से उसका आर्क रिएक्टर जो होता है वो अब उसकी जान नहीं ले रहा था। और तो और उसकी जो एनिमी कंपनी थी यानी कि हैमर, वो कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उसी साल हमें थॉर की भी स्टोरी दिखाई जाती है एसगार्ड में, जहाँ पर ओडिन उसे ऑफिशियली तूफान का देवता बना देता है। लेकिन थॉर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और इसी वजह से ओडिन उसकी पावर्स छीन लेता है, जिसके बाद वो उसे अर्थ पर भेज देता है और साथ ही साथ उसका जो हैमर होता है उसमें एक मैजिक डाल देता है, जिसकी वजह से जो हैमर था उसको वही उठा सकता था जो कि उसके काबिल होता। जिसके बाद अर्थ पर उसे जेन फॉस्टर मिलती है जो कि एक साइंटिस्ट होती है, जिसके बाद वो अपनी एरोगेंस छोड़ देता है और हैमर के काबिल हो जाता है। बट ये बात मत भूलना कि लोकी शरारतों का देवता है, क्योंकि लोकी जो होता है वो एलियंस के साथ काम कर रहा होता है जिसका लीडर होता है थैनोस। वो इसीलिए अगले साल 2011 में अर्थ पर आता है। बट उसकी शरारतों को देखते हुए निक फ्यूरी जो होता है वो अपनी खुद की टीम बनाता है जिसका नाम होता है दी एवेंजर्स, जिसमें कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, थॉर, आयरन मैन, हॉकाई एंड हल्क होते हैं। जिसके बाद लोकी न्यूयॉर्क शहर के ऊपर बहुत बड़ा सा पोर्टल खोल देता है। इसकी मदद से थैनोस की पूरी आर्मी अर्थ पर अटैक करने आ जाती है, बट जैसे तैसे करके एवेंजर्स उसको रोक लेते हैं। जिसके बाद एंड में आकर थॉर लोकी को एसगार्ड लेकर चले जाता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। थैनोस ने अर्थ के ऊपर अभी भी नजरें बनाई हुई थी ताकि वो उसके ऊपर कब्जा कर पाए। एंड इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। मैं पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा, लेकिन वो पार्ट कहीं आप लोग मिस ना कर दो, इसी वजह से अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।